हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेचारे मेंग जियाओ ने उन फार्मर से काफी ज्यादा मार खा ली थी। अब अनन उसका ख्याल रख रही होती है और वो अभी भी अनन को अपनी बातों से इम्प्रेस करने से बाज नहीं आता कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है कि कहीं मैं मर आ गया तो फिर तुम विधवा हो जाओगी। वैसे ये भी अच्छी बात है ना, तुम मुझसे शादी कर लो, इस तरह मेरी सारी जायदाद भी तुम्हारी हो जाएगी मेरे मरने के बाद। अनन ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, हमेशा मस्ती मजाक के मूड में होते हो और मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं। तुमने मुझे एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बनने को कहा था तो मैं बन गई। ये कहकर वो रूम से बाहर चली गई। वही मुंबई भी खड़ा उसका वेट कर रहा था और पूछने लगा कि कहीं तुम सच में उसके लिए फील तो नहीं करने लगी। वैसे तुम्हें उस बेवकूफ इंसान के लिए फील नहीं करना चाहिए। इन छोटे मोटे से फार्मर्स के साथ उसे डील करना नहीं आया तो ये बिजनेस क्या चलाएगा, पर मैंने उन लोगों को अच्छे से डील कर लिया। अनन ने उसे भी डांटना शुरू कर दिया कि एक तो उस बेचारे ने मार खाई, उसे इतनी चोट लगी है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो बजाय कि उसके लिए तुम्हें बुरा फील होता। ये कहकर अनन वहाँ से भी जाने ही लगी थी, जबकि मुंबई ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और पूछने लगा कि तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रही हो, क्या सिर्फ उस किस की वजह से? वैसे तो तुम खुद को बहुत ब्रेव कहती थी और अब तुम सिर्फ एक किस से डर गई। अनन बोली कि किसने कहा मैं डर रही हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी बदले में तुम्हें किस करके अपना बदला लूं? मुंबई उसके सामने खड़ा हो गया कि हाँ तुम कर सकती हो, जबकि अनन उसे चाइल्डिश कहकर वहाँ से जाने लगी। तभी मुंबई बोला कि अच्छा ठीक है, मैं मेंग जियाओ को देखने के लिए जा रहा हूँ। तुम ही कहती हो ना कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। उसे मेंग जियाओ के रूम में जाता हुआ देखकर अनन भी फौरन से उसके पीछे आ जाती है क्योंकि वो इसे अच्छे से जानती थी। बेचारा मेंग जियाओ भी अचानक से उसे अपने इतना करीब देखकर काफी ज्यादा डर गया था और मुंबई बोला कि थोड़ी सी मार खा लेने के बाद तुम ये बात भूल तो नहीं गए हो ना कि तुम्हें अनन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। वो बोला कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। अनन जानती थी कि अगर मुंबई थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर रहा तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए कुछ भी करके उसे वहाँ से भेज देती है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ अनन और मेंग जियाओ ने आपस में रिजॉर्ट प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो सबके सामने इस बात की अनाउंसमेंट कर देता है कि मैं अपने सारे शेयर्स अनन को इस प्रोजेक्ट के लिए दे रहा हूँ। ये सुनकर तो अनन और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। वो सबके सामने अनन को प्रपोज करने ही वाला था कि तब तक वहाँ पर मुंबई पहुंच आया और उसे रोकते हुए कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई, अनन मेरी बीवी है, हम दोनों शादी कर चुके। ये बात सुनकर मेंग जियाओ का तो दिल ही टूट गया और अनन से पूछने लगा कि क्या वो सच कह रहा है। पहले तो अनन को गुस्सा था कि मुंबई को इस वक्त नहीं बताना चाहिए, लेकिन खैर वो कह देती है कि हाँ वो सच कह रहा है। मेंग जियाओ को बहुत हर्ट हुआ। वो कहता है कि जिस तरह तुम दोनों ने मेरे साथ खेला इस तरह कभी किसी ने नहीं खेला और गुस्से में वहाँ से चला गया। अनन को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो मुंबई का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। साइड पर ले जाकर पूछने लगी कि तुम्हें बताने की क्या जरूरत थी। वो बोला तो क्या करता, इस बात का इंतजार करता कि वो तुम्हें प्रपोज कर देता। तुम मेरी बीवी हो, क्या तुम मुझे एक जरा सा भी पसंद नहीं करती? वो बोली कि हाँ मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम भी जानते हो कि हम दोनों ने वो शादी क्यों की थी। मुंबई बोला कि हाँ याद है मुझे, और मेंग जियाओ को इस रिजॉर्ट प्रोजेक्ट में कैसे पार्टिसिपेट करवाना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो कहने के बाद वो उसे मेंग जियाओ के पास ले आया। मुंबई को देखकर उसने इसे बॉक्सिंग खेलने की ऑफर की, जिसे मुंबई ने भी एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद दोनों ही साथ में बॉक्सिंग करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान सिर्फ मेंग जियाओ ही उसे मारता रहा, जबकि मुंबई सिर्फ खुद को डिफेंड कर रहा होता है क्योंकि वो इसका सारा का सारा गुस्सा उतारना चाहता था। आखिरकार जब मेंग जियाओ ने देखा कि वो आगे से वार नहीं कर रहा तो ये भी रुक जाता है और अनन से कहने लगा कि अनन मैं कोई तुम्हारे बगैर मर नहीं रहा, बल्कि अब मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं अभी भी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो मुंबई से भी कह देता है कि अगर तुमने कभी अनन को परेशान किया तो देख लेना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फिर वहाँ से चला गया। मुंबई अनन को देखकर स्माइल करने लगा क्योंकि वो जानता था कि मेंग जियाओ का गुस्सा कैसे खत्म करना है। इसके बाद दोनों साथ में घर जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि इन दोनों को एक ही रूम में सोना था क्योंकि डैड को भी पता चल चुका कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब या तो इन दोनों को ये नाटक कंटिन्यू रखना पड़ेगा या फिर डैड को इन दोनों का मकसद पता चल जाएगा। इसी दौरान मुंबई उसे पूछने लगा कि क्या तुम सच में मुझे लाइक नहीं करती? उस टाइम जब मैंने तुम्हें किस किया क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ? अनन उसे किक करके बेड से नीचे गिरा देती है कि ऐसा कुछ है नहीं तो फिर मैं फील क्यों करूं? और मुंबई बोला कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें दोबारा से किस करता हूं, इस बार तुम फील कर लेना। यहाँ भी अनन उस पर गुस्सा करने लगी कि तुम आराम से सोते हो या तुम्हें रूम से भी बाहर निकालूं, तो वो जल्दी जल्दी बेड पर लेट जाता है कि अच्छा ठीक है मैं सोने लगा हूँ। अनन को भी देखकर लग रहा था कि वो मुंबई के लिए फील करती है, ये अलग बात कि वो दिखाती नहीं। इसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया गया जहाँ अनन को लॉयर चेन की कॉल
आई। ये दोनों ही उस यूएसबी के बारे में बात कर रहे थे कि जब तक वो यूएसबी नहीं मिल जाती तब तक सच के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। सुबह होते ही जब अनन की आंख खुली तो उसने देखा कि मुंबई वहाँ पर नहीं है, बल्कि वो सामने ही टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहा था। तो उसके पास जाकर पूछने लगी कि तुमने इतनी जहमत क्यों की। वो बोला कि अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में कैसी जहमत, और अनन उसे याद दिलाती है कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, इस बात को याद रखो। वो बोला कि जो भी है तुम हो तो मेरी बीवी ही। इसी दौरान अनन ने देखा कि उसके फैमिली बिजनेस के स्टॉक्स गिरते ही जा रहे हैं और मुंबई कहने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मैं जरूर करूंगा। नेक्स्ट सीन में लीना और उसके डैड को दिखाया जाता है। दोनों ही एक दूसरे से अब काफी ज्यादा बेजार हो चुके थे। तभी डोरबेल बजी और जब लीना ने जाकर देखा तो डैड फौरन से चुप गए, क्योंकि वो आदमी डैड को दिया हुआ लोन वापस लेने के लिए आए थे। चाहे उन्होंने काफी छुपने की कोशिश की मगर फिर भी ये आदमी उसे देख लेते हैं। बहुत रूड वे में उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने कुछ ही दिनों में हमारे पैसे वापस नहीं किए तो इस चाकू से तुम्हारी उंगली काट देंगे। या फिर लीना की तरफ देखना शुरू हो गए। डैड ने जब देखा कि इन लोगों को लीना में इंटरेस्ट है तो वो फौरन से कह देता है कि अगर तुम लोगों को मेरी बेटी अच्छी लगी तो इसे अपने साथ ले जाओ और मैं वादा करता हूँ कि मैं पैसे भी लुटा दूंगा। लीना को अपने डैड की यह हरकत देखकर उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि आपको शर्म नहीं आ रही, पैसों की खातिर आप अपनी बेटी को भेज रहे हो। डैड इस वक्त बड़ी मुश्किल में थे और कुछ भी कर आके उन आदमियों को भेज देते हैं कि हाँ मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। और फिर लीना से कहने लगे कि बेवकूफ, तुमने दरवाजा ही क्यों खोला, पता नहीं मैं तुम्हें गाँव से उठाकर लाया ही क्यों था, जाओ अपना सामान पैक करो और दफा हो जाओ यहाँ से। लीना बोली कि अगर आपने मुझे घर से निकालने की हिम्मत भी की तो मैं आपके सारे राज खोल दूंगी। आपने जो अनन की मॉम के साथ किया, अगर उसे पता चल गया तो आप जानते हो ना कि वो आपके साथ क्या करेगी। और वैसे भी मैं आपका साथ दे रही हूँ, आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, क्या आपको गू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। डैड ने बताया कि मैं सिर्फ एक्टिंग सीईओ हूँ, जब उस अनन की मॉम जाग उठेगी तो फिर मेरे पास क्या ही बचेगा। यहाँ लीना ने उनको आइडिया दिया कि क्यों ना कभी भी उनको जागने का मौका दिया ही ना जाए और ना ही अनन को उनसे मिलने दिया जाए, यानी कि उनको ऐसे ही गायब कर दो। डैड को भी ये आइडिया पसंद आया और अगले ही सीन में वो मीडिया के सामने नाटक करने को पहुंच जाते हैं कि आप सबको मेरी वाइफ के इंसिडेंट के बारे में तो पता ही था। ऊंचाई से गिरने के बाद वो काफी टाइम तक कोमा में रही और अब उनकी डेथ हो गई है। तब से लेकर अब तक मैं एक्टिंग सीईओ था, मगर अब मुझे लगता है कि मुझे हर चीज की जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं वादा करता हूँ कि किसी भी शेयर होल्डर को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। इधर अनन ने जब न्यूज में ये सब कुछ देखा तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो फौरन डैड से मिलना चाहती थी, जबकि मुंबई ने उसे रोक लिया कि तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे डैड ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम मॉम को उसके सामने लेकर आओ और फिर वो तुम्हारी मॉम को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या तुम मुझे सच सच बता सकती हो कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था। अनन बोली कि अभी नहीं, लेकिन वक्त आने पर जरूर बताऊंगी। इसी दौरान मुंबई को कॉल आई और कॉल कटने के बाद उसने अनन को बताया कि तुम्हारा डैड सीक्रेटली सारे शेयर्स अपने नाम करने के पीछे लगा हुआ है। दूसरी तरफ डैड जब घर वापस आए तो वो लीना से कह रहे थे कि मैंने गू फैमिली के कुछ शेयर्स भेज दिए हैं, जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिले और हम जल्दी ही अमीर होने वाले हैं। चलो जरा अपनी फ्लाइट बुक करें और कहीं घूमने को चले। लीना भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि क्या सच में किसी को पता तो नहीं चलेगा ना। डैड बोले कि तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूँ ना। इसके बाद दोनों ही खुशी खुशी से अपनी पैकिंग करने को चले गए और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।